देशहित में आज पराक्रम के मंगलवार की बात होगी। भारत चीन सीमा विवाद के 5 महीने बाद और आप ये समझिए गलवान 15 जून के 93 दिन बाद चीन पर संसद से स्ट्राइक की गई। सीमा के बाद आज संसद से चीन पर प्रचंड प्रहार हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद से चीन पर जमकर जो है हमले किए और कहा कि सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। इसके अलावा देश को LAC पर जारी तनाव की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि कैसे गलवान से लेकर पेंगोंग तक और मुखपरी से लेकर काला टॉप तक हर मोर्चे पर हिंद की सेना चीन की सेना पर भारी पड़ी। हमारी सेना अपनी सीमा की सुरक्षा में सफल रही। बताया कि चीन की सेना के जवाब में हमने तैनाती बढ़ा दी है। इसकी तैयारी कैसे बढ़ाई गई है ये लद्दाख की आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले चीन के खिलाफ संसद से हिंदुस्तान की ललकार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के महत्वपूर्ण बातों की बयान की 10 बड़ी बातें एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, भारतीय सेना हर हालात से निपटने के लिए तैयार, यह कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि LAC पर चीन ने सैनिकों हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है, हमने काउंटर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। इसके अलावा जवाब में भारतीय सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है, मोबिलाइजेशन ज्यादा कर दिया गया ट्रूप्स का। LAC पर बदलाव की मंशा भारत को कतई मंजूर नहीं। सुनिएगा आगे क्या कहा। शांति चाहता है भारत, लेकिन संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे, उसकी कीमत पर नहीं। इसके अलावा भारत ने चीन को जरूरत के मुताबिक जवाब दिया, यह रक्षा मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि चीन की एकतरफा कार्रवाई से संबंध खराब हुए। उन्होंने कोट किया 1993 का एग्रीमेंट, 1996 का एग्रीमेंट। उन्होंने कहा कि 93 और 96 के सीमा समझौतों को चीन ने तोड़ा, भारत ने नहीं। भारत ने संयम का जवाब संयम से दिया, शौर्य का जवाब शौर्य से दिया और चीन की सारी साजिशों को नाकाम किया। उन्होंने एक और चीज का जिक्र किया, 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन का अवैध कब्जा और 63 में पाकिस्तान ने 5,180 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन को दे दी, वो भी भारत की। आज का दिन चीन याद रखेगा। आज चीन ने पहली बार भारत की संसद से हिंदुस्तान की अटल गर्जना सुनी और भारतीय सेना की तैयारियों के बारे में भी चीन को खबरदार किया। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने LAC और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन कर्नल संतोष बाबू और 19 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान देकर मातृभूमि की रक्षा की और जवाब में चीन को भी भारी क्षति पहुंची। चीन गलवान में हार के बाद भी नहीं सुधरा और 29 से 30 अगस्त की रात को पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर यथा स्थिति को बदलने का प्रयास किया। लेकिन यहां भी भारतीय सैनिकों के हाथों दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव सैनिक कार्रवाई की गई, जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का प्रयास था। लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेज द्वारा टाइमली और फॉर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास विफल कर दिए। भारत ने आज संसद से अक्साई चीन का मुद्दा भी उठाया। चीन को याद दिलाया कि भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर उसका कब्जा है और भारत अक्साई चीन का घाव कभी नहीं भूलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, एक शब्द जिसका देशहित में आपको जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, हर कोई जिसकी चर्चा कर रहा है, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, काउंटर डिप्लॉयमेंट। काउंटर डिप्लॉयमेंट का मतलब हुआ जवाब में हमारी तरफ से डिप्लॉयमेंट जो की गई। वैसे ही आप जानते हैं, माउंटेन वॉरफेयर की अगर बात की जाती है, पहाड़ों की लड़ाई की बात की जाती है, तो भारतीय सेना हमेशा चीन की सेना पर भारी पड़ी है। अब काउंटर डिप्लॉयमेंट की वजह से हम और ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच गए हैं LAC की जहां तक बात की जा रही है। लेकिन उम्मीद तो यह की जा रही थी कि रक्षा मंत्री के जवाब से सेना पर सवाल उठने शायद बंद हो जाएंगे, सरकार के जवाब से सेना पर सियासत शायद बंद हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की बयान पर प्रतिक्रिया से इसकी उम्मीद बहुत कम। शायद यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में सभी दलों के सांसदों से अपील की कि भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, सेना के साथ खड़े हों। यह अपील करनी पड़ रही है।
सेना का साथ दे, उनका हौसला बढ़ाए। यही नहीं, इसके लिए रक्षा मंत्री सदन से रेजोल्यूशन पारित करने की मांग भी उनको रखनी पड़ी। मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें एक रेजोल्यूशन द्वारा पारित करना चाहिए कि हम अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। पूरा सदन अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, जो कि अपनी जान की, अपनी जिंदगी की बगैर परवाह किए हुए देश की चोटियों की ऊंचाइयों पर विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारी भारत माता की वह रक्षा करते हैं। यह समय है जब यह सदन अपने सशस्त्र सेनाओं के साहस और वीरता पर पूर्ण विश्वास जताते हुए उनको यह संदेश भेजे कि यह सदन और सारा देश सशस्त्र सेनाओं के साथ है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में लगातार जुटे हुए हैं। मतलब आप सोचिए कि हमारी पॉलिटिक्स में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सेना का साथ देने के लिए भी रेजोल्यूशन की जरूरत है। रेजोल्यूशन नहीं होगा तो सेना का साथ नहीं दिया जाएगा। वैसे सरकार कह रही है कि सबको सेना का साथ देना चाहिए, लेकिन बीजिंग भक्ति से मजबूर राहुल गांधी ने सरकार के बयान पर जो प्रतिक्रिया दी है, उनकी नीयत पर फिर से सवाल उठना लाजमी है। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि ऑल इंडिया MIM के अध्यक्ष असद ओवैसी ने तो सभी सीमाएं लांघते हुए चीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को घिनौना मजाक तक बता डाला। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC पर बयान दिया तो वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक बार फिर चीन को खुश करने का मौका मिल गया। रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया। हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था, है और रहेगा। लेकिन मोदी जी, आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे? चीन का नाम लेने से डरो मत। चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार गुमराह कर रही है या फिर कांग्रेस पार्टी? देश की जनता ये सियासत ठीक से समझती है, लेकिन सेना पर राजनीति करने में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर खिलौना मजाक किया गया। LAC तनाव पर भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया। रक्षा मंत्री ने संसद में चीन से टकराव पर विस्तार से जानकारी दी। ये भी कहा कि देश की सेना और सरकार का संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। लेकिन विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं होता, इसीलिए सवाल उठता है कि कांग्रेस को सेना का पराक्रम क्यों नहीं पचता? विपक्ष हर बार चीन और पाकिस्तान की तरफदारी क्यों करता है? थैंक यू दोस्तों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, रक्षा मंत्री ने आज संसद को जानकारी दी कि LAC पर चीन अगर अपने सैनिक और हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है तो जवाब में भारत की तैयारी भी जबरदस्त है। काउंटर डिप्लॉयमेंट, जिस शब्द का इस्तेमाल मैं बार बार कर रहा हूं। जी न्यूज की टीम इस वक्त आपको बता दें ग्राउंड जीरो पर है, लद्दाख में मौजूद है जी न्यूज की टीम, और सेना की यही तैयारी जी न्यूज अब आपको एक्सक्लूसिव दिखाने जा रहा है। सर्दियों में सैनिकों के रहने का पक्का इंतजाम, खाने की पूरी व्यवस्था, हथियार, गोला बारूद, सब कुछ। ये रिपोर्ट चीन की मीडिया के उस प्रोपेगेंडा पर स्ट्राइक समझिए जिसमें ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि सर्दियों में भारतीय सेना चोटियों पर एक दिन भी नहीं टिक पाएगी। लद्दाख से जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। ग्लोबल टाइम्स के प्रोपेगेंडा पर भारतीय सेना की स्ट्राइक। गर्मी में गर्दन तोड़, सर्दी में मुंह तोड़ जवाब देने की फुल तैयारी। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर है, जो यहाँ तैनात सैनिकों के लिए सामग्री लेकर आया है। सर्दियों के लिए भारतीय सेना की तैयारी आंखें खोलकर देख ले चीन। जमीन पर C-17 ग्लोब मास्टर की लैंडिंग और आसमान में लड़ाकू विमान सुखोई से पूरे इलाके की निगरानी। C-17 ग्लोब मास्टर से सैनिकों के लिए लेह में रसद पहुंचाया गया। स्लीपिंग बैग, ग्लव्स, टेंट के सामान, हथियार और गोला बारूद पहुंचाए गए।
इसके बाद इन जरूरी सामानों को शिनूक हेलीकॉप्टर में लोड किया गया। बाद में शिनूक हेलीकॉप्टर इन सामानों को एलएसी के उन दुर्गम इलाकों तक लेकर उड़ा, जहां हमारे जवान 16 से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर सर्दियों में चीन के सैनिकों से देश की रक्षा करेंगे। जो सामान लेह तक बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लाया गया, जैसे ल्यूशिन यानी IL-76 या ग्लोब मास्टर, यहाँ से फॉरवर्ड इलाके में पहुंचाने के लिए मदद ली गई हेलीकॉप्टर की। ये चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो भारतीय वायुसेना का एक बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसको पिछली साल भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इसमें एक बार में 50 तक सैनिक बैठ सकते हैं और 10 टन तक माल इससे आगे ले जाया जा सकता है। एलएसी पर भारतीय सैनिक हर जगह चीन के सैनिकों से टॉप पर हैं और सर्दियों में भी वो अपनी जगह पर तैनात रहे, इसके लिए हर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। सर्दियां दरवाजे पर दस्तक दे चुकी हैं, उस वक्त उनको खास राशन की जरूरत होती है। हाई एल्टीट्यूड में एक और प्रॉब्लम ये होती है कि एपेटाइट मर जाता है, भूख खत्म हो जाती है और सैनिक खाना खाना कम कर देते हैं। लेकिन उस वक्त ही उनको कैलोरी की, ऊर्जा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए खास राशन होता है, निकालना है, गर्म पानी में उबालना है और उसके बाद ये खाने के लिए तैयार है। आज हमारी स्टॉकिंग लेवल्स, चाहे वो राशंस की हो, फ्यूल ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स की हो, टेंटेज की हो, बहुत अच्छे नंबर्स में है। और जहां जहां जो जो चीज पहुंचनी चाहिए वो चीजें वहां वहां पहुंच चुकी हैं। अब हम आपको उस विशेष टेंट में लेकर चलते हैं जो सर्दियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस टेंट में -20 डिग्री के तापमान में भी सैनिकों को रात हो या दिन कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ये टेंट है, बड़ा टेंट है। इसमें 16 से 20 सैनिक सो सकते हैं। ऊपर से वाटरप्रूफ है, 2 लेयर्स का टेंट है और ये टेंट 16 से 20 सैनिकों को -20 डिग्री की सर्दी में भी रात में दिन में सुरक्षित रख सकता है। आपको जानकर गर्व होगा कि एलएसी के पास भारतीय सेना के लिए ये जरूरी चीजें इतनी मात्रा में इकट्ठी कर ली गई हैं, जो अगले 14 महीने के लिए पर्याप्त होंगी। यानी सर्दियों की अब कोई टेंशन नहीं और पराक्रम भी भरपूर होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लेह लद्दाख। आपको बताते हैं, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन ने 4 दिन पहले दरअसल भारतीय सेना के खिलाफ दुष्प्रचार किया था। उन्होंने कहा था कि यदि भारतीय सैनिक पेंगोंग झील के सदर्न साइड यानी कि दक्षिणी तट से नहीं हटते हैं तो चीन की सेना सर्दियों के मौसम तक उनके साथ मुकाबला करती रहेगी। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने यह भी कहा था कि भारतीय सैनिकों का संचालन तंत्र बहुत खराब है। उनको शायद असलियत पता नहीं है, भारतीय सेना की ताकत का अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा कि कई भारतीय सैनिक या तो ठंड से मर जाएंगे या फिर कोरोना वायरस से। अगर भारत और चीन में युद्ध होता है तो भारतीय सेना को तेजी से हराया जा सकेगा। गलतफहमी में चीन। हमें उम्मीद है कि आज भारतीय सेना की सर्दी वाली ये जबरदस्त तैयारी देखकर ग्लोबल टाइम्स के संपादक और चीन की सेना दोनों का भ्रम, गलतफहमी शायद संभवतः दूर हो चुकी होगी। देखिए, चीन को लगता है कि भारतीय सैनिक सर्दियों में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन की सेना के आगे टिक नहीं पाएंगे। सच पूछिए तो चीन वाकई भ्रम में है, क्योंकि दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे दुर्गम रण क्षेत्र सियाचिन में तो भारतीय सेना सर्दियों में भी हर मुश्किल का सामना करते हुए देश की रक्षा शान से करती है। यहां संकट कितना है, पिछले साल इसका अंदाजा जी न्यूज को भी हुआ। हमारी टीम ने यहां तैनात सैनिकों के बारे में एक-एक जानकारी आप तक पहुंचाई। सियाचिन में समस्याएं कितनी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बेस कैंप से भारत की जो चौकी सबसे दूर है उसका नाम इंदिरा कॉल है और सैनिकों को वहां तक पैदल जाने में ही लगभग 20 से 22 दिन का समय लग जाता है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सैनिकों को धीरे धीरे चलना पड़ता है। रास्ता कई हिस्सों में बटा होता है। हजारों फुट ऊंचे ऊंचे पहाड़, हजारों फुट गहरी खाइयां। ये देखिए वो तस्वीरें सियाचिन से। ना पेड़, ना पौधे, ना जानवर, ना पक्षी। सियाचिन में इतनी बर्फ होती है कि आप इसको समझिएगा कि अगर दिन में सूरज चमके और उसकी चमक बर्फ पर पड़ने के बाद अगर आंखों में पड़ जाए ना गलती से, तो आंखों की रोशनी जाने का खतरा रहता है। अगर तेज चलती हवाओं के बीच रात में आप बाहर हो तो हवा में मिलकर उड़ रहे बर्फ के अंश चेहरे पर हजारों सुइयों की तरह चुभते हैं।
आपको बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो 76.5 मतलब 76.4 किलोमीटर लंबा है सियाचिन। यहाँ का तापमान 60 डिग्री -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहां भी हमारी सेना तैनात है। तो चीन के लिए जानना जरूरी है, हल्के में ना ले, सीमा में रहे। लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीला तूफान आता है। हमारी सेना डटी हुई है। बर्फीले तूफान से 40 फुट तक बर्फ का मतलब वहां पर पहाड़ बन जाता है, बर्फ जमा हो जाती है। सियाचिन में करीब 3 से 4 हजार भारतीय सैनिक तैनात रहते हैं। सैनिकों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना पड़ता है। बेस कैंप से सबसे दूर की चौकी का रास्ता 20 से 22 दिनों में तय होता है और एक सैनिक की अधिकतम 3 महीने की तैनाती होती है। तो ऊंचाइयों का डर कम से कम भारतीय सेना को ना दिखाई चाहिए। एक हाथ इधर, दूसरा जहाँ पे। सर आप मेरा माइक पकड़ेंगे जरा, थैंक यू सो मच। एक दूसरा हाथ जहाँ पे, ऐसे लेटना है इसके ऊपर, और तीसरा साथ में। ओके, तीनों जब दोनों एक सर्कल में आएंगे उसके बाद पुश करना पड़ेगा। दोनों हाथों से स्लाइड करना है जी, ऐसे जी, ऐसे कंफर्टेबल ऐसे। सोचिए ऑक्सीजन की कमी, इतने सारे कपड़े और उसमें आपको इस तरह से क्रिवास का चैलेंज, जो अभी आपको इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं हंसते मुस्कुराते हुए ये सब कर रही हूँ, लेकिन हमारे ये जवान, हमारे ये फौलादी इस तरह के चैलेंजेस को हर बार पार करते हैं। और ये आप 4 पॉइंट क्लाइंबिंग कराने वाले हैं मुझे, जो इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, जो हमने भी आइस क्राफ्ट में देखा। तो ये क्रैम्पॉन्स मुझे पहना दी गई, जो मैंने अब तक पहना हुआ था 5 kg के बूट्स, उसी के ऊपर मुझे क्रैम्पॉन्स, और आप इससे आइस को ग्रिप करने में हेल्प मिलेगी। स्नो वॉल्स जो होती हैं उनके लिए चल हार्ड आइस वॉल में हमका 25 से 45 डिग्री जो ग्रेडियंट आ जाता है उस टाइम हमका 2 पॉइंट का इस्तेमाल करता है। जो हम अभी करने वाला है जो 65 से 90 डिग्री जो ग्रेडियंट आ जाता है वॉल, जो कि बड़ा चैलेंज होता है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, थैंक यू वेरी मच। मुझे इस ड्रिल से लेके गुजारने के लिए मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, लेकिन सर आप लोगों ने जिस तरह से मुझे इस ड्रिल में से होके गुजरने में हेल्प किया, आज मुझे हाइट से डर नहीं लग रहा था। आप जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे पता था आप लोग मेरे पीछे खड़े हैं, और सर जब मुझे कह रहे थे आप डरो मत, तो आपको ऐसे लेके जाना है बॉडी को, तो मुझे पता था मुझे कोई गिरने नहीं देगा, मरने वाली नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरे पीछे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं। सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन हो या लद्दाख, कम से कम ऊंचाई की धमकी या ऊंचाई को लेकर गलतफहमी चीन की दूर करना जरूरी था इन तस्वीरों के जरिए। देने के लिए भी तैयार है। तो इन लोगों के बयान ऐसे हैं जो समाज में द्वंद्व पैदा करने वाले हैं। उनको यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की एजेंसियां, यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सेना अपने देश की और अपने मंदिरों की रक्षा करने में सक्षम है, ये बात उन्हें समझ लेना चाहिए। या दिमाग से निकाल दीजिए, इमरान खान के भिखारियों का देश नहीं है, ये माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। आपने अयोध्या ही नहीं, भारत के किसी कोने में अगर आपने कुदृष्टि डाली तो आप जिस धरती पर रहते हैं वह धरती भूगोल के नक्शे से गायब हो जाएगी। आतंकी अजहर ने यह भी कहा कि उसके आतंकवादी बेचैन हैं और संभव है वो राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होने देंगे। मसूद अजहर पुलवामा और पठानकोट में आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने के बावजूद मसूद अजहर इमरान खान का प्यारा टेररिस्ट है। इसलिए वक्त आ गया है कि भारत मसूद अजहर के खिलाफ पाकिस्तान में ओसामा वाली स्ट्राइक करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप में से कई दर्शक ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि आतंकवादी आखिर राम मंदिर से इतना जल क्यों रहे हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं, जवाब है अयोध्या भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है ये राम मंदिर। इसके अलावा आपको समझना होगा, ये सबसे लंबा विवाद, लेकिन इस विवाद का फैसला बहुत ही लोकतांत्रिक ढंग से हुआ। मुस्लिमों ने सुप्रीम कोर्ट के, जो कि सर्वोच्च अदालत है, उसके फैसले को ही सर्वोच्च माना। सदियों पुराने संघर्ष को लोकतंत्र से सुलझाने का बड़ा उदाहरण है ये। और मसूद अजहर की बाबर वाली साजिश को अब आप भारत की हिंदू मुस्लिम सौहार्द
पर एक बड़े हमले के तौर पर भी देख सकते हैं। और जी न्यूज पर हम आपसे बार बार ये बात कहते आए हैं कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए जन्नत है। ऐसे में उसके आतंकियों की ये बाबर वाली साजिश हम यहां पर चाहेंगे कि FATF हमारी इन खबरों को बहुत ध्यान से देखे। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, लेकिन अगले महीने यानी अक्टूबर में होने वाली प्लेनरी में उस पर ब्लैक लिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। पढ़ेंगे और देश हित में अब आपसे सवाल यह है कि जिस तरह ड्रग्स के खिलाफ बॉलीवुड के शुद्धिकरण का अभियान छिड़ा हुआ है, उससे फिल्म की दुनिया से जुड़े लोगों को क्या परेशान होना चाहिए? आखिर बॉलीवुड ड्रग्स के सच का सामना करने से डर क्यों रहा? अगर 40 साल से बॉलीवुड में ड्रग्स के खिलाफ पहली बार इतना बड़ा अभियान छिड़ा है, तो इसे बॉलीवुड की इज्जत पर हमला कैसे माना जा सकता है या कैसे बताया जा सकता है? बॉलीवुड के सच पर सवाल देश के सबसे बड़े मंच यानी संसद में उठा है। बॉलीवुड के शुद्धिकरण पर रण क्यों? अब ड्रग्स पर बॉलीवुड में गृह युद्ध। बॉलीवुड में लाइट्स, कैमरा और एक्शन के पीछे छिपे ड्रग्स नेटवर्क पर संसद में आज समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन, रवि किशन और कंगना रनौत पर गुस्से में बरस गईं। You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। जया बच्चन को उम्मीद भी नहीं थी कि थाली और छेद वाले बयान पर रवि किशन की ओर से उन्हें इतना करारा जवाब मिलेगा। जया जी ने कहा जी थाली में खाते हैं, तो जया जी उसमें छेद करते हैं। मैं आपको बता दूं, ना मुझे कोई किसी ने थाली दी कभी, ना मुझे फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने खाना दिया। मैंने स्वयं की एक भोजपुरिया थाली बनाई। मेरा तो कोई गॉडफादर ही नहीं रहा, स्वयंभू हूँ मैं। लोग चल कर आते, मैं रेंग कर आया हूँ जया जी ऊपर। दूसरी ओर से समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन को जवाब दिया बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने। जया बच्चन ने आज कंगना या किसी और का नाम लिए बिना कहा था कि फिल्म उद्योग से नाम कमाने वाले आज उसी को गटर कह रहे हैं। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. जया बच्चन के इस बयान पर अभिनेत्री कंगना रनौत का बेहद आक्रोश वाला ट्वीट आया। कंगना ने लिखा, जया जी, क्या आप तब भी यही कहती जब मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को किशोर अवस्था में पीटा जाता? क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार परेशान करने और शोषण की बात करते और एक दिन फांसी से झूलते पाए जाते? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाएं। सितारों का ये संसद युद्ध कल भोजपुरी स्टार और सांसद रवि किशन के बयान से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने ड्रग्स और बॉलीवुड कनेक्शन का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि ड्रग्स नेटवर्क की बॉलीवुड में जड़ें गहरी हो चुकी हैं। तो ड्रग्स और साथ ही बॉलीवुड के कनेक्शन की बात हो रही है, तो आपको बता देते हैं कि कैसे बीते दशकों में भी बॉलीवुड का ये ड्रग्स चरित्र देखने को मिला। बात संजय दत्त की अगर करेंगे तो ड्रग्स केस में उन्हें 5 महीने की सजा हुई थी। जी हाँ, संजय दत्त जो कि खुद ये बात कबूल कर चुके थे कि उन्हें कितनी बुरे तरीके से इसकी लत थी। बॉलीवुड में ड्रग्स के इतिहास की बात अगर की जाएगी तो प्रतीक बब्बर, उन्होंने 13 साल की उम्र में ड्रग्स ली थी, ऐसी बातें सामने आई थी। इनके अलावा फरदीन खान 2001 में कोकेन के साथ गिरफ्तार किए गए थे। बॉलीवुड के ड्रग्स के इतिहास की बात की जाएगी तो विजय राज 2005 में यूएई में ड्रग्स के साथ हिरासत में लिए गए थे। साथ ही डीजे अकील साल 2007 में मुंबई एयरपोर्ट, माफ कीजिएगा, दुबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे। वहीं बॉलीवुड में ड्रग्स के इतिहास की बात होगी तो ममता कुलकर्णी की भी बात होगी, जिनकी ड्रग्स रैकेट में संपत्ति जब्त की गई थी। साथ ही प्रवीण बॉबी को कोई नहीं भूल सकता, खुद उन्होंने कहा था कि ड्रग्स की लत थी। और ये जब हम एग्जाम्पल्स, उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, देखिए मनीषा कोइराला कैंसर के इलाज के बाद उन्होंने ड्रग्स छोड़ी थी, तो आप लगा लीजिए, समझ लीजिए, जब संजय दत्त खुद ये बात बोल चुके हैं, प्रवीण बॉबी खुद ये बात बोल चुकी थी, तो फिर बॉलीवुड को इस बात को स्वीकार करने में इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.